टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में साइंटिस्ट के लिए सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट में से एक है और शनि ग्रह के 146 चंद्रमाओं में से एक टाइटन एक ऐसा मून है जिसको लेकर वैज्ञानिक हमेशा एंथुसियास्टिक रहते हैं, क्योंकि टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में बाकी चंद्रमाओं से काफी अलग है और ये सैटर्न का सबसे बड़ा मून भी है। इसलिए इस पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट द्वारा इसको स्टडी करना बहुत ही आसान होता है। अब 2014 में हमारे स्पेसक्राफ्ट में टाइटन पर कुछ ऐसे टापू को खोज निकाला है जो कि मैजिकल बिहेवियर शो कर रहे थे। वहां पर कुछ ऐसे आइलैंड भी मिले जो अपने आप ही निकल जाते थे और अपने आप ही गायब हो जाया करते थे। आखिर इस जादुई टापू के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। कीमती स्पेस के इस नए वीडियो के साथ 15 अक्टूबर 1997 को कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने लॉन्च होने के बाद जब सैटर्न और उसके आसपास की सारी जगहों को ऑब्जर्व करके उनके इमेजेस को कैप्चर करना शुरू किया, तो उसने अगले 20 सालों तक सैटर्न और उसके मून से रिलेटेड काफी सारे डेटा को धरती पर भेजना शुरू किया। लेकिन आज हम जिस रहस्य की बात करने वाले हैं उसकी खोज होती है साल 2013 में, क्योंकि जब 2013 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट का डेटा धरती पर आया तब रिसर्चर्स पुरानी तस्वीरों को नई तस्वीरों से मैच कर रहे थे ताकि उस मून की पुरानी और नई तस्वीरों के बीच में डिफरेंस डिटेक्ट किया जा सके, ताकि ये पता लगाया जा सके कि लास्ट और लेटेस्ट इमेजेस के बीच उन तस्वीरों में उस प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट पर कुछ अनयूजुअल घटनाएं घटी हैं या फिर नहीं, जैसे एस्टेरॉइड का टकराना या उनका नजर आना या फिर प्लैनेट पर कुछ नए तरह की एक्टिविटी जो कि पहले कभी नोटिस नहीं की गई थी। अब इस ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले देखने वाले जेसन हॉफगार्टनर ने जब वो अपने कलीग्स के साथ एक एक करके टाइटन की सारी इमेजेस को ऑब्जर्व कर रहे थे, तभी उनका ध्यान अचानक से एक इमेज पर जाता है जिसके फिजिकल फीचर पुराने डेटा से काफी अलग थे। उन्होंने टाइटन पर मौजूद समुद्र के एरिया में कुछ ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया जो जुलाई 2013 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन जुलाई 2013 के बाद उन इमेजेस में अचानक से उसकी ऑक्यूरेंस नोटिस की गई। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि जादू से अचानक से टाइटन पर वो आइलैंड मौजूद हो जाता है। लेकिन अभी इतना काफी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज और भी ज्यादा कंफ्यूज करती है वो है इसके बाद की अजीबोगरीब रीडिंग्स। अब देखो, जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट 10 जुलाई 2013 को टाइटन के पास से होकर गुजरा था तब इस छोटी सी चीज को पहली बार नोटिस किया गया था और वैज्ञानिकों ने सोचा कि नेक्स्ट टाइम वो और भी ज्यादा डिटेल डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन हैरानी की बात, जब कैसिनी अगली बार वहां से होकर गुजरता है, यानी कि 26 जुलाई 2013 को टाइटन के पास से फिर से गुजरता है और उसने फिर से वहां की इमेजेस को कैप्चर किया, तो इस बार वही मिस्टीरियस आइलैंड वहां से गायब हो चुका था, जैसे कि मानो वो वहां पर कभी था ही नहीं। अब इसी मामले को सही से जांच करने के लिए और भी ज्यादा इमेजेस को खंगाला गया, तो जेसन ने देखा कि ये मिस्टीरियस आइलैंड जो ऐसे गायब होकर के फिर से वापस आता है, ये कोई पहला मामला नहीं था। और कुछ फोटोज ने ये रिवील किया कि ऐसा ही कुछ मामला पहले हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल इस इंसिडेंट को लेते हैं जिसे यूनिवर्स स्टूडियो में कवर किया गया था। इसमें टाइटन की सेम आइलैंड की इमेजेस अलग अलग टाइम पर दिखाई गई हैं, जिसमें से पहली फोटो जो कि 26 अप्रैल 2007 में कैप्चर की गई थी। अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो इस एरिया में आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसी सेम स्पॉट को 10 जुलाई 2012 को देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक आइलैंड की तरह कोई चीज अचानक से आ जाती है। लेकिन इससे भी हैरानी की बात कि अगली बार यानी 21 अगस्त 2014 को जब कैसिनी यहाँ से फिर से गुजरता है तो ये आइलैंड वापस से गायब हो गया था, जिसका होना बहुत ही मिस्टीरियस है। अब इस घटना के बाद वैज्ञानिकों को दो चीजें तो पता चल ही गई थी। पहली ये कि टाइटन पर ये घटनाएं बहुत कॉमन बात है। दूसरी बात ये कि टाइटन के समुद्र के ऊपर ये अच्छे खासे लॉन्ग टाइम तक रहने के बाद अचानक से गायब भी हो जाते हैं। अब इससे दो चीजें प्रूव होती हैं। पहला ये कि ये किसी नॉर्मली मैकेनिकल एरर की वजह से नहीं हो रही थी। दूसरा ये कि ये कोई नॉर्मल सॉलिड आइलैंड नहीं हो सकते हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी पर होते हैं, वरना ये डिसअपीयर होने के बजाय फ्लोट करते ही रहते। अब इन सारी बातों के बाद ये सवाल आ ही जाता है कि आखिर ये मैजिकल आइलैंड किस चीज से बना है? कहीं ये एलियन सोसाइटी का सीक्रेट बेस तो नहीं है जिसे हम इत्तेफाक से कैप्चर कर लिया करते थे? खैर, अब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके पीछे उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा। अब जैसे हम सैटेलाइट के थ्रू अपनी पृथ्वी की किसी भी एरिया की इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि कहां पर ओशन है, कहां पर डेजर्ट है और कहां पर जंगल है, लेकिन यहाँ पर कैसिनी स्पेसक्राफ्ट इन इमेजेस से टाइटन पर ऐसी चीजों को स्टडी नहीं कर सकती, बल्कि उसका तरीका थोड़ा कैजुअल था। बेसिकली कैसिनी करता क्या है कि वो टाइटन पर रेडियो वेव्स को भेजता है और जब ये रेडियो वेव्स किसी सॉलिड चीज से टकराती है तो ये वेव वापस से कैसिनी के रडार में आ जाती है, जिससे वैज्ञानिकों को ये पता चल जाता है कि उस इलाके में जमीन मौजूद है। जबकि यही रेडियो वेव्स जब समुद्र में जाती है तो ये पूरी तरह से बिखर जाती है और कभी वापस नहीं आती है। और यही कारण है कि आप सभी इमेजेस में टाइटन के सी को डार्क ही देखेंगे, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस रीजन में रेडियो वेव्स वापस न आने की वजह से ट्रांसमिटेड इमेजेस में वो एरिया किसी वॉइड की तरह दिखाई देता है।
अब क्योंकि विजुअली इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करना इम्पॉसिबल था और एकमात्र तरीका जिससे इस फिनोमेना को सॉल्व किया जा सकता था वो था टाइटन की केमिकल कंडीशंस को इमिटेट करके पॉसिबल सिनेरियोज को सिमुलेट करते हुए ऐसे ही सिमिलर डेटास को जनरेट करने की कोशिश करना। और उसके बाद आने वाले सालों में ठीक ऐसा ही किया भी गया। अब देखो, टाइटन और पृथ्वी में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, जिसमें सबसे बड़ी सिमिलरिटीज है यहाँ पर समुद्र का होना। धरती के अलावा टाइटन ना सिर्फ इकलौती एक ऐसी जगह है जहाँ पर समुद्र एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि टाइटन का एटमॉस्फेयर भी धरती की तरह वाटर साइकिल को एग्जीक्यूट करता है। हालांकि इन दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है, क्योंकि टाइटन पर मौजूद समुद्र पानी से भरे हुए नहीं होते हैं, बल्कि ये भरे होते हैं मीथेन और ईथेन जैसे कंपाउंड से, और वहाँ पर बारिश भी मीथेन की ही होती है। टाइटन पर मौजूद इस लॉजिक को हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहा जाता है। अब ये डिटेल रिसर्चर्स के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि वैज्ञानिकों को अब एक ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन की ढूंढने की जरूरत है जो मीथेन और ईथेन के ऊपर कुछ समय तक फ्लोट करता रहे और फिर बाद में इस समुद्र के अंदर डूबने की वजह से डिसअपियर यानी गायब हो जाए। इस आइडिया को बेसिकली क्रिएट किया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मौजूद रिसर्चर जिंगटिंग यू ने, जो इस आइडिया के लिए इंस्पायर हुई थी प्यूमाइज रॉक से। अब दरअसल प्यूमाइज मैग्मा से बनने वाले एक ऐसे पत्थर होते हैं जिसमें ढेर सारे छेद मौजूद होते हैं। अब इन पत्थर की सबसे खास बात ये होती है कि जब आप इन्हें पानी पर डालेंगे तो ये थोड़ी देर तक तो तैरते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये नीचे जाते जाते एक टाइम आने के बाद ये पूरी तरह से नीचे डूब जाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे टाइटन पर मैजिक आइलैंड के साथ हो रहा था। अब देखो, टाइटन पर तो हॉट वॉल्केनोज मौजूद नहीं है जो कि प्यूमाइज स्टोन को क्रिएट कर सके, लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट इन जगहों पर कहां से गिर सकते हैं। अब यहाँ पर आती है टाइटन की एटमॉस्फेरिक स्टडी। अब देखो, टाइटन का एटमॉस्फेयर धरती के मुकाबले 50% ज्यादा घना है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बनने की पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब अपने रिसर्च में यू ने कहा कि इसी एटमॉस्फेयर में कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपस में किसी कंपाउंड की तरह जुड़कर ये कंडेंस हो जाते हैं, तो ये ठंडे होने के बाद उसी तरह वापस से मून की सरफेस पर गिरते हैं जिस तरह हमारी धरती पर बारिश होती है। और क्योंकि टाइटन पर समुद्र की लहरें कुछ मिलीमीटर्स ही ऊंची उठती हैं, इसी वजह से ऊपर से नीचे गिरने वाले हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स समुद्र की लहरों की वजह से तुरंत गायब नहीं हो पाते हैं, जैसा कि धरती पर बड़ी बड़ी लहरों की वजह से होता है। अब इस प्रोफेसर के पास 1 दशक पुरानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आ चुका था, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन में अभी भी एक दिक्कत आ रही थी। और दिक्कत ये थी कि जब टाइटन के सिमुलेट मॉडल को क्रिएट किया गया और फिर उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से और फ्रोजन कंपाउंड्स को टाइटन जैसे लिक्विड के समुद्र पर डाला गया, तब मैजिकल आइलैंड जैसे रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे थे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्रोजन सॉलिड टाइटन के एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखकर क्रिएट किए जा रहे थे, उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो लिक्विड मीथेन और ईथेन से बने टाइटन के समुद्र पर फ्लोट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस लिक्विड की डेंसिटी इतनी कम थी कि जैसे ही वो सॉलिड उस समुद्र में जाता था तो तुरंत उस लिक्विड के नीचे चला जाता था। और जब ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तब इस प्रोफेसर को वापस से प्यूमाइज रॉक्स की याद आती है और उस रॉक्स के होल्स भी याद आते हैं। तो फिर उन्होंने भी उस फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स के अंदर होल्स करके उसके स्ट्रक्चर का साइज थोड़ा बढ़ाया और फिर उस लार्जेस्ट फ्रोजन सॉलिड को टाइटन के समुद्र पर डाला जाता है। तो फाइनली उन्हें मैजिक आइलैंड वाला रिजल्ट मिल ही गया। अब रिसर्च में तो ये पाया गया कि अगर ये छोटे से फ्रोजन पार्टिकल्स समुद्र में गिरेंगे तो इनसे वो रिजल्ट नहीं मिल सकता, लेकिन जब ये फ्रोजन सॉलिड्स परमानेंट लैंड मासेस की जगह पर जमा होते रहते हैं तो इनका साइज बढ़ता ही चला जाता है और इवेंचुअली एक समय ऐसा आता है जब ये कलेक्टेड फ्रोजन सॉलिड्स उस समुद्री इलाके से टूट जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमारी धरती पर ग्लेशियर्स टूटती है और टूटने के बाद अगर उनका साइज वाकई में बहुत बड़ा होता है और उनके पूरे स्ट्रक्चर पर अच्छे खासे छेद होते हैं, तो ये पोरोसिटी की वजह से उस समुद्र पर ये एक बार में समुद्र के अंदर डूबने के बजाय धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। और इन्होंने टाइटन के मैजिकल आइलैंड की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। अब हालांकि ये रिसर्च थोड़ी सी अमेजिंग जरूर लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये एक्सप्लेन करती है कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड चीज के पीछे कोई कॉम्प्लेक्स या मुश्किल सा रीजन ही छिपा हो, बल्कि कई बार उस मिस्ट्री के पीछे इतना सिंपल रीजन होता है कि हम उस पर गौर करना ही भूल जाते हैं और उसे हम एक मिस्ट्री बना देते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे सोलर सिस्टम में सबसे मिस्टीरियस प्लैनेट कौन सा लगता है और धरती के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह हो सकता है जहां पर जीवन पनपने की संभावनाएं हो सकती हैं। और जब टाइटन पर भी एटमॉस्फेयर, समुद्र, पहाड़ और नदियां मौजूद हैं, तो क्या वहां पर भी जीवन पनपता है? इसे जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने टाइटन पर मौजूद जीवन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। और स्पेस से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।